हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु दुबे और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने संजीवनी जेई लेक्चर नंबर 1 के अंदर। क्या बातें कर रहे हो, लेक्चर नंबर 1 क्यों बोल रहे हो इसे? एक्चुअल में क्या है बेटा, लास्ट टर्म तक जो हम पढ़ रहे थे वो एक चैप्टर था जिसका नाम था पीरियोडिक टेबल। अब आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो एक अलग चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, और सच कहूं ना साहब तो बड़ा ही धांसू चैप्टर है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बोलूं कि बहुत सारे सवाल आते हैं यहां से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसको जान लिया, इनऑर्गेनिक को जान लिया, 50% इनऑर्गेनिक समझाने वाला चैप्टर। इनफैक्ट 50 क्यों, 80% इनऑर्गेनिक को समझाने वाला अकेला एकमात्र चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हर उस लॉजिक को एक्सप्लेन कर देता है जहां पे इनऑर्गेनिक में हम जाके कहते हैं कि ये नहीं एक्सेप्शन। उन एक्सेप्शन के पीछे जो लॉजिक देता है वो केमिकल बॉन्डिंग देता है। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर आपका नजरिया बदल के रख देगा अगर आपने शुरू से लेके एंड तक मेरा साथ निभा लिया तो। यकीन मानो दोस्त, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद आपको फील आएगी कि इनऑर्गेनिक रटना नहीं, इनऑर्गेनिक समझना है। तो केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत करते हैं बड़े धांसू अंदाज में। चलिए इसी के साथ मेरे भाई सबसे पहली चीज एज यूजुअल कि हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, बॉन्ड बनाना सीखने वाले हैं। सर ये बॉन्ड की बातें क्यों कर रहे हो? अरे लाइफ में तुम्हारा भी उद्देश्य क्या है? बॉन्ड क्यों? स्टेबिलिटी के लिए। लाइफ में तुम क्या बनना चाहते हो? स्टेबल बनना चाहते हो, और स्टेबल बनने के लिए तुम बॉन्ड बनाना चाहते हो। एटम का भी तो दिल करता है यार कभी कभी बॉन्ड बना लें यार वो भी। ये बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, पोटेंशियल एनर्जी कर बहुत सारी बातों पे हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। चले शुरू करें तो फटाफट से यहां पे देखिएगा। यहां पे अगर मैं बात करूं, जरा गौर से देखो। सबसे पहली चीज, सर केमिकल बॉन्डिंग क्या है? मेरे भाई देसी अंदाज में एकदम इस चैप्टर को सीखेंगे। सर व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? अरे यार मैं कहता हूं केमिकल बॉन्ड छोड़ो, तुम तो पहले ये बताओ बॉन्ड क्या है। बॉन्ड क्या है आखिर? तुमसे अगर कोई पूछे कि बॉन्ड क्या है, तुम क्या जवाब दोगे? तो मेरे भाई अगर मैं तुमसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मम्मी जब अपने घर में अपने को कूट रही होती है, तब तो लगता ही नहीं कि हमारी औलाद है। पड़ोस वाली आंटी कुछ बोल जाए, देख लेना अगले दिन क्या होगा, तमाशा होगा। ऑब्वियस है सर। पापा जब अपने को कूट रहे होते हैं तो लगता ही नहीं है कि हम उनकी औलाद हैं। पक्की बात है ना? लेकिन वहीं अगर पड़ोस में कोई बोल जाए तो तुरंत लड़ने पहुंच जाएंगे। वो हमारी छोटी बहन या बड़ी बहन, छोटी बहन जिससे हम लड़ते हैं, बड़ी बहन जो हमसे लड़ती है ना? अगर हम बात करें कि अगर हम उससे लड़े तो लड़ाई है, ठीक है, गलती हमारी है, लेकिन अगर वहीं कोई और बोल के चला जाए तो उनके घर पे पहुंच जाएंगे। क्या है मेरे भाई, क्या है ये बॉन्ड ही तो है, ये बॉन्ड ही तो है, ये उनका प्यार ही तो है जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। तो मेरे भाई बॉन्ड क्या है? बॉन्ड है क्या? कोई पूछे तुमसे कि बॉन्ड क्या है, कहना साहब एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहना एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। कोई पूछे बॉन्ड क्या है मेरे भाई, कहना बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। मेरे भाई बॉन्ड की अगर हम चर्चा करते हैं तो बॉन्ड इज नथिंग बट ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है बोलो जल्दी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है, इसी को मेरे भाई हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड। बॉन्ड बोले तो एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे भाई दो केमिकल स्पेसीज के बीच में लगना शुरू हो जाए, किसके बीच में बोलो जल्दी? दो केमिकल स्पेसीज के बीच में। किसके बीच में? दो केमिकल स्पेसीज के बीच में। किसके बीच में? दो केमिकल स्पेसीज के बीच में। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच लगना शुरू हो जाए? केमिकल स्पेसीज के बीच में। किसके बीच में? केमिकल स्पीशीज। ठीक है, किसके बीच में लगना शुरू हो जाए मेरे भाई? केमिकल स्पीशीज के बीच में। तो हम क्या दे दिया? अगर दो केमिकल स्पेसीज के बीच में यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लगना चालू हो जाता है, हम कह देते हैं साहब केमिकल बॉन्ड। सर ये केमिकल स्पेसीज क्या है मेरे भाई? एटम का नाम सुना है आपने? अरे एटम का नाम सुना है, मॉलिक्यूल का नाम सुना है, आयन का नाम सुना है, इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है, प्रोटॉन का नाम सुना है, न्यूट्रॉन का नाम सुना है। एटम, मॉलिक्यूल, आयन, जो कुछ भी कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कुछ भी आज तक तुमने केमिस्ट्री में सुना, वो सब के सब क्या है? केमिकल स्पेसीज। तो केमिकल स्पेसीज क्या होते हैं सर? ये एटम भी हो सकता है बेटा, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है बेटा, ये आयन भी हो सकता है बेटा,
ये आयन भी हो सकता है, ये कंपाउंड भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हो सकता है, ये सॉल्ट भी हो सकता है, ये एसिड भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है। एनीथिंग जो आज तक आप केमिस्ट्री में सुनते आए हो, आज तक तुमने जो केमिस्ट्री में सुना वो सब केमिकल स्पीसीज है। एटम सुना, मॉलिक्यूल सुना, आयन सुना, एसिड सुना, बेस सुना, सॉल्ट सुना, इलेक्ट्रॉन सुना, प्रोटॉन सुना, न्यूट्रॉन सुना, कंपाउंड सुना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सुना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड सुना, सिंपल सॉल्ट सुने, डबल सॉल्ट सुने। आज तक तुमने जो सुना मेरे भाई वो सब केमिकल स्पीसीज थे। अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो केमिकल स्पीसीज के बीच लगना चालू हो जाए, अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट क्या? बॉन्ड। ये क्या है? बॉन्ड है मेरे भाई। अगर यही दो केमिकल स्पीसीज के बीच में लगना चालू हो जाए, नाम दे दिया हमने केमिकल बॉन्ड। क्या नाम दिया मेरे भाई? केमिकल बॉन्ड। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर ये दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, आयन के बीच में लग रहा है, इनफैक्ट अगर मैं एकदम सिंपल बोलूं, दो केमिकल स्पीसीज के बीच में अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो हमने इसको क्या कहा? बॉन्ड कहा। हमने क्या कहा? केमिकल बॉन्ड कहा। हमने क्या कहा? केमिकल बॉन्ड। अब सवाल यह है कि सर चलिए मान लिया दो केमिकल स्पीसीज के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने केमिकल बॉन्ड कह दिया। सर ये केमिकल स्पीसीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा तो लगा क्यों? मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, जीवन में अगर तुमको मौका मिला कि कभी बॉन्ड बनाते हैं, मौका क्या मिलेगा? तुम लगे हुए हो उस प्रोसेस के अंदर, ठीक है? इस निर्जीव कैमरे के पीछे तुम भी समझ पा रहे हो और हम भी समझ पा रहे हैं, ठीक है? क्यों आखिर बॉन्ड बनाना चाहते हो? क्यों आखिर अट्रैक्ट हो रहे हो? क्यों बॉन्ड बना रहे हो? क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगाए पड़े हो? क्योंकि तुमको क्या चाहिए जीवन में? स्टेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। अभी तुम, अगर मैं बात करूं एक रिएक्टिव एटम की तरह हो, एक एटम जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, उसकी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। तो वो एनी हाउ चाहता है कि मेरी जो ये एनर्जी है ये कहीं रिलीज हो, और इस चक्कर में वो ढूंढता है कि कोई तो हो जो मेरे जैसा रिएक्टिव हो, मेरे साथ बॉन्ड बनाए। और जब हम दोनों बॉन्ड बनाएंगे, जब हम दोनों एक दूसरे के करीब जाएंगे तो हमारी एनर्जी रिलीज होगी। हमारी एनर्जी अगर रिलीज होगी तो हमको स्टेबिलिटी मिलेगी। मेरे भाई एटम का भी एक ऐसा ही छोटा सा दिल होता है। एटम कहता है मेरी एनर्जी बहुत हाई है साहब, मैं दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके, मैं दूसरी स्पीसीज के साथ कंबाइन करके अपनी एनर्जी रिलीज करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है एटम कैन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तुम्हारी तरफ वो भी बिल्कुल समझदार है। जैसे तुम थर्मोडायनेमिक्स जानते हो, वैसे उसको भी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पता है। उसको पता है मैं एनर्जी बना नहीं सकता, उसको पता है बस मैं अपनी एनर्जी को दूसरा फॉर्म दे सकता हूं। तो वो चाहता है कि कोई रिएक्टिव एटम उसको मिले या कोई रिएक्टिव स्पीसीज मिले, सो दैट कि वो अपनी एनर्जी रिलीज करे। और एनर्जी रिलीज करेगा मेरे भाई तो ऑब्वियस है एनर्जी रिलीज करने के बाद स्टेबल हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग स्टेबल हो जाते हैं मेरे भाई। तो इन एटम की क्या औकात है? अगर मैं बात करता हूं केमिकल बॉन्ड क्या है, तो कहना साहब एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता। सवाल दूसरा मन में यह उठता है, किसके बीच में लगता है? दो केमिकल स्पीसीज के बीच में। केमिकल स्पीसीज क्या है? तो आज तक जो केमिस्ट्री में सुना, अभी मैंने आपको बताया, वो क्या है? केमिकल स्पीसीज है। तो मेरे भाई यहां पे जरा गौर से सुनना कि बॉन्ड आखिर बन ही क्यों रहा है? टू गेन स्टेबिलिटी। क्या गेन करने के लिए? स्टेबिलिटी। केमिकल बॉन्ड बन क्यों रहा है? टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? आफ्टर रिलीजिंग द एनर्जी। मतलब जो एनर्जी पहले ज्यादा थी अब रिलीज कर दिया तुमने, उसे निकाल दिया तुमने, तुम्हारी एनर्जी कम हो गई।
तुम्हारी एनर्जी कम हो गई। पहले जो एनर्जी ज्यादा थी अब वो तुम्हारी एनर्जी कम हो गई। बाय लोअरिंग द एनर्जी, एनर्जी को कम करके हम स्टेबिलिटी गेन करते हैं। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, बाय लोअरिंग द एनर्जी। क्या बोलेंगे, बाय लोअरिंग द एनर्जी। क्या बोलेंगे, बाय लोअरिंग द एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बॉन्ड क्या है सर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो केमिकल स्पीसीज के बीच में लग जाए, दुनिया वालों ने दिल खोल के स्वागत किया और कहा क्या कि ये क्या है, केमिकल बॉन्ड है। बात आती है केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? टू गेन स्टेबिलिटी मेरे भाई, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तुम्हें पता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए तुम्हें अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, टू बाय लोअरिंग द एनर्जी। चलिए इस कहानी को और दिलचस्पी से थोड़ा समझते हैं। खैर ये तो शुरुआत है, आखिर मंजिल तक ये कहानी कैसे पहुंची, इस बातों पे चर्चा करना बेहद चर्चा का विषय है। चलिए आइए यहां पे अगर मैं बात करूं, पहले अगर आप नोट करना चाहे तो एक बार ही नोट कर लीजिए फटाफट से मेरे भाई, जो नोट करना चाहते हैं कर लें फटाफट। ठीक है, चले आगे चले। देखिए सबसे पहले केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होता है, देखो यहां पे केमिकल बॉन्ड, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू केमिकल स्पीसीज, बिटवीन टू केमिकल स्पीसीज, बिटवीन टू केमिकल स्पीसीज, बिटवीन टू केमिकल स्पीसीज to hold them together, to hold them together, to hold them together, फटाफट से बोलो, to hold them together. It is force of attraction between two chemical species to hold them together, to hold them together is known as what? केमिकल बॉन्ड। बनता क्यों है? ताकि उन्हें साथ में जोड़ के रखा जा सके। ठीक है, साथ में जोड़ के रखा जा सके, बॉन्ड बोले तो साथ में जोड़ के रखा जा सके। ठीक है, तो इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू केमिकल स्पीसीज टू होल्ड देम टुगेदर इज नोन एज व्हाट? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की बड़ी छोटी और बड़ी बेसिक डेफिनेशन यही है कि दो केमिकल स्पीसीज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन्हें बांध के रखता है उसे ही हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। दो केमिकल स्पीसीज के बीच में, मिनिमम दो केमिकल स्पीसीज के बीच में लगने वाला एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है, जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है, ताकि उन्हें जोड़ के रखा जा सके। इस क्या? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब ये केमिकल बॉन्ड कैसे लगता है बेटा? होता क्या है, मान लो तुम एक एटम हो, तुम अपने आप को खुद को मानो कि तुम एक एटम हो और तुम दूसरी एटम के साथ मिलके, ठीक है, आई एम सेइंग एटम, है ना, तुम दूसरे एटम के साथ मिलके बॉन्ड बनाना चाहते हो। अब तुमको पता है तुम बॉन्ड क्यों बनाना चाहते हो, तुम्हें तुम्हारी लहजे से मैं समझाता हूं। तुमको पता है आजकल तुम्हारी एनर्जी बहुत हाई है मेरे भाई, तुम्हारी एनर्जी बहुत हाई है, अभी तुम्हारी एनर्जी बहुत हाई है। एक बार अपनी इमेजिनेशन से पूछना, वो सच सच बोलेगा, वो तुम्हारे बारे में तुम्हें सच बताएगा, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी हाई है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बहुत हाई है, तुम्हारी एनर्जी बहुत हाई है, और तुम अपनी उसी एनर्जी को रिलीज करने के चक्कर में स्टेबिलिटी ढूंढते हो। तो मेरे भाई पता है तुम्हें, अगर ये एक एटम है और ये भी एक एटम है, तो तुम्हें सच बता रहा हूं, वो जो एटम है जिसके साथ तुम बॉन्ड बनाना चाहते हो उसकी भी एनर्जी हाई है। तो एटम जो होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? सच कहूं तो बहुत ज्यादा हाई होती है। क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मेरे भाई तुम आज की डेट में अपने आप को सोच के बताओ, क्या तुम रिएक्टिव हो या नहीं हो? क्या तुम रिएक्टिव हो या नहीं हो? अगर तुम्हें लगे कि तुम रिएक्टिव नहीं हो, एक बार अपने ख्यालों से पूछना कि क्या तुम सच में रिएक्टिव हो या नहीं हो। मेरे भाई चूंकि तुम्हारी एनर्जी हाई है इसीलिए तुम्हारी रिएक्टिविटी हाई है, तुम्हारी रिएक्टिविटी हाई है मेरे भाई, तुम्हारी रिएक्टिविटी हाई है। चूंकि तुम्हारी एनर्जी हाई है, यही वजह है तुम्हारी रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा हाई है। तुम्हारी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए तुम्हारी सेलेक्टिविटी बहुत कम है। सेलेक्टिविटी मतलब कोई मिल जाए मैं बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हूं, कोई मिल जाए मैं उसमें बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हूं, इसीलिए तुम चूजी नेचर के नहीं हो। सेलेक्टिविटी तुम्हारी क्या है मेरे भाई? बहुत कम है। सेलेक्टिविटी बहुत कम है। सेलेक्टिविटी क्या है? बहुत कम है।
एनर्जी हाई है, रिएक्टिविटी हाई है, इसीलिए सेलेक्टिविटी तुम्हारी क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तुम एकदम रिएक्टिव लोग हो, तुम्हें सेलेक्टिविटी मतलब सेलेक्टिविटी से मतलब ही नहीं है, कोई बस मिले मुझे बॉन्ड बनाना है। तो चूंकि तुम्हारी सेलेक्टिविटी बहुत कम है मेरे भाई, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूं लाइफ में तुम्हारी स्टेबिलिटी भी कम होगी। देख लेना, नोट करके रख लेना, जो चीजें दुनिया में हाईली एनर्जी वाली होती हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, और जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनकी सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है। कोई मिले भाई, कोई सिलेक्शन का मतलब चांस नहीं देना चाहते, कोई मिले बस मुझे बॉन्ड बनाना है। एनर्जी हाई तो रिएक्टिविटी हाई तो सेलेक्टिविटी कम, और चूंकि सेलेक्टिविटी कम है इसी वजह से तुम याद रख लो तुम्हारी स्टेबिलिटी कम होगी। तुम्हारी स्टेबिलिटी कम होगी मेरे भाई, स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब कि अगर मैं बात करूं मेरे भाई, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा उसकी सेलेक्टिविटी कम, जिसकी सेलेक्टिविटी कम उसकी एनर्जी कम। फिर से बोलो, मैंने क्या बोला, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, और जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा उसकी सेलेक्टिविटी कम, और जिसकी सेलेक्टिविटी कम उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मेरे भाई क्या होता है कि मान लो ये दो एटम क्या है, इनकी एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा क्या है, हाई है। एनर्जी हाई होने की वजह से रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा, चूंकि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है इस वजह से ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे, और करीब आके क्या बनाना चाहेंगे, बॉन्ड बनाना चाहेंगे। क्या बनाना चाहेंगे, बॉन्ड। तो मेरे भाई अगर मान लीजिए मैंने कहा दो एटम मिलके क्या बना रहे हैं, लेट सपोज मैंने कहा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तुम सोच के मुझे बताओ, तुम सोच के बताओ, एटम ज्यादा स्टेबल है या मॉलिक्यूल, एटम ज्यादा स्टेबल है या मॉलिक्यूल, ये मुझे बताओ। तो सर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये पढ़ा है तुमने, दो एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। अगर एक बात बताओ, स्टेबिलिटी कम तो सेलेक्टिविटी क्या थी, सोच के बताओ। अगर स्टेबिलिटी कम थी तो सेलेक्टिविटी क्या थी, अरे बोलो ना यार, स्टेबिलिटी कम थी तो सेलेक्टिविटी भी कम थी, यानी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो सेलेक्टिविटी भी क्या हो गई, बोलो बेटा, सेलेक्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अच्छा एक चीज सोचना, स्टेबिलिटी कम है तो सेलेक्टिविटी कम है, स्टेबिलिटी कम तो सेलेक्टिविटी कम, स्टेबिलिटी कम तो सेलेक्टिविटी कम है, स्टेबिलिटी कम है तो सेलेक्टिविटी कम है, तो रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा। यहां पे स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा, तो सेलेक्टिविटी क्या है, ज्यादा। स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा, तो सेलेक्टिविटी क्या है, ज्यादा। तो रिएक्टिविटी क्या होगा, बोलो 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 सारे बोलो, सारे बोलो, रिएक्टिविटी क्या होगा, बोलो 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 सारे बोलो, रिएक्टिविटी कम होगा। सर स्टेबिलिटी कम था तो सेलेक्टिविटी कम था, तो रिएक्टिविटी ज्यादा था, तो एनर्जी ज्यादा था। सर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो सेलेक्टिविटी ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी कम है, और रिएक्टिविटी कम है तो एनर्जी कम है। एनर्जी क्या है, कम है। सर पहले एनर्जी क्या थी, ज्यादा, अब एनर्जी क्या हो गई, कम। हाँ लल्ला, तो सर ये एनर्जी गई तो गई कहां, अरे रिलीज हो गई भाई, एनर्जी रिलीज हो गई। एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। अरे एनर्जी क्या हो गई मेरे भाई, बोलो जल्दी, एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। क्या हो गई, रिलीज हो गई। क्या हो गई, बोलो बोलो, रिलीज हो गई। ये जो एनर्जी है ये रिलीज हो गई, यानी कि जब दो एटम एक दूसरे के करीब आए, दो एटम ने मिलकर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए, तभी मॉलिक्यूल बना। अरे हाँ ना बोल यार, अगर दो एटम एक दूसरे के करीब नहीं आते तो कभी भी ये बॉन्ड बनता ना। यानी कि दो एटम एक दूसरे के जब करीब आए तो ये बॉन्ड बना के इन्होंने क्या बनाया, मॉलिक्यूल। अरे पक्की बात है, बोलो हाँ, है ना, दो एटम ने कंबाइन होकर क्या बनाया, मॉलिक्यूल। और जब इन्होंने मॉलिक्यूल बनाया, तो पहले इनकी एनर्जी क्या थी, एटॉमिक स्टेट में ज्यादा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं एटॉमिक स्टेट में एनर्जी अगर ज्यादा, मॉलिक्यूलर स्टेट में कम, तो पहले ज्यादा अब कम, पहले ज्यादा अब कम, तो एनर्जी गई तो गई कहां, हवा में गई, उड़ गई, रिलीज हो गई। इसीलिए हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना। प्रोसेस दो तरह के होते हैं, एक एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। एनर्जी जहां लगानी पड़े एंडोथर्मिक, एनर्जी जहां रिलीज हो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। अरे हाँ ना बोलो यार, मैं लिख देता हूं, मतलब बुरा मान जाओगे यार तुम लोग। देखो इधर प्रोसेस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। कितने तरह के होते हैं, बोलो बेटा, प्रोसेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एंडोथर्मिक और एक कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक। मतलब एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। अब तुम एक बात बताओ, जहां एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। जहां एनर्जी क्या करे? रिलीज हो, जहां एनर्जी रिलीज हो। और जहां एनर्जी लगानी पड़े, जहां एनर्जी देनी पड़े, जहां एनर्जी बाहर से लगानी पड़े, एनर्जी देनी पड़े, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एनर्जी देनी पड़े, एनर्जी देनी पड़े, हमने ऐसे प्रोसेस को कहा एंडोथर्मिक। जहां एनर्जी रिलीज हुई है उसको हमने कहा मेरे भाई एक्सोथर्मिक। तो जब दो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मार्क द वर्ड, जब दो एटम कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल, तो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। कैसे? एनर्जी पहले ज्यादा, अब क्या एनर्जी कम, तो गई कहां? निकल गई। रिलीज हुई, रिलीज हुई, यानी इस प्रोसेस को नाम क्या दोगे? अगर एनर्जी रिलीज हुई है, अगर एनर्जी रिलीज हुई है, अगर एनर्जी रिलीज हुई है मेरे भाई, अगर एनर्जी रिलीज हुई है, अगर एनर्जी रिलीज हुई है, तो ये प्रोसेस कैसा बन गया? एक्सोथर्मिक। कैसा बन गया? एक्सोथर्मिक। क्या बन गया? एक्सोथर्मिक। अगर ये एक्सोथर्मिक है, अगर ये एक्सोथर्मिक है, अगर ये एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, ये मुझे बताओ। तो सर डेल्टा एच की वैल्यू ना सर नेगेटिव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, पक्की बात है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फेनामेना। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फेनामेना। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फेनामेना। जब दो केमिकल स्पेसीज के बीच में बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी। जब दो लोग करीब आके एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं मेरे भाई, तो एनर्जी रिलीज होती है। तुमसे बेहतर कौन जानता है? तुम लोग एकदम हाईली रिएक्टिव एटम हो भाई। तुम्हें पता है कि जब दो लोग करीब आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, यानी प्रोसेस कैसा? एक्सोथर्मिक। हमने कहा बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फेनोमेना। हमेशा के लिए बिठा लो, ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा थर्मोडायनेमिक्स ने कहा। केमिस्ट्री दो बातों पे चलती है बेटा, दो बातों पे, दो बातें जिसको आ गई उसको केमिस्ट्री आ गई। वन इज थर्मो, वन इज काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स करके एक चैप्टर पढ़ोगे 11th के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में, और काइनेटिक्स अगेन आप पढ़ोगे क्लास 12 के फिजिकल के अंदर। और ये दो बातों की समझ जिसको बेहतरीन हो गई उसको मान लो कि केमिस्ट्री क्या मक्खन लगेगी। तो याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फेनोमेना। तो यहां पे सबसे पहली चीज जो मैं लिखने जा रहा हूं डेट इज, पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसे आगे चलते हैं। पहले इसे आप नोट करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, चले बोलो भैया, चलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज हम आगे चलते हैं, इसको देख लो। ठीक है, चलो। अब सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ा अभी तक? बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक फेनोमेना। 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 ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा फेनोमेना है? एक्सोथर्मिक फेनोमेना है। मार्क द वर्ड, इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी एक्सोथर्मिक फेनोमेना। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फेनोमेना। अब जरा गौर से यहां पर समझने की कोशिश करो, कैसे आखिर दो एटम बॉन्ड बनाते हैं। बेटा ये छोटू सा क्या है अपना? एटम। देखो यहां पे ये क्या मैंने ले लिया? एटम। एक काम करते हैं, शेप से उठाते हैं यार, बढ़िया रहेगा, है ना? हाँ ये रहा। मैंने कहा ये एक एटम ले लिया और मैंने कहा ये एक एटम ले लिया। समझने की कोशिश करना यहां पे तरीके से देखो। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, इस एटम के सेंटर को अपन ने क्या बोला? न्यूक्लियस बोला। क्या बोला? बोलो बेटा, न्यूक्लियस बोला। क्या बोला? न्यूक्लियस बोला। यहां पे इस एटम के सेंटर को अपन ने क्या बोला? अगेन इसको भी, ये मंगल ग्रह से थोड़ी पकड़ के आया है, इसको भी क्या ही बोलेंगे? न्यूक्लियस ही बोलेंगे। बोलो चिचा। अब देखो यहां पे जरा गौर से, यहां पे अगर मैं बात करूं, तुम्हारा इसके आउटर शेल में क्या घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में घूम रहा है? वेव नेचर के फॉर्म में। हम सभी को पता है इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूल नेचर होता है, नहीं पता है तो सुन लो आज। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है बेटा? ड्यूल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर मतलब दोहरा बिहेव शो करता है, दोहरा बिहेव शो करता है, दो तरीके का बिहेव शो करता है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? ड्यूल नेचर होता है। समझ रहा हूं? एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। अरे याद करो यार, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली। समझ रहा हूं मेरी बात को? यहां पे देखो, इलेक्ट्रॉन के पास दोहरा नेचर है, ये वेव की तरह भी बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। अब जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करना।
मेरे भाई जरा गौर से समझने की कोशिश करना। जब मान लो इन दो एटम को मैं आपस में पास में ले जाऊंगा, जब मेरे भाई पास में ले जाऊंगा, ये पास में कब आएंगे? जब इनके बीच में क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब इनको मैं पास में ले जाऊंगा तो इनके बीच में क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तभी ये एक दूसरे के करीब आएंगे। अगर मान लो इनके बीच में रिपल्सन लगना चालू हो जाए, रिपल्सन, तो ये एक दूसरे से क्या होंगे? दूर होते चले जाएंगे। पक्की बात है, बोला है ना? एक दूसरे से मेरे भाई दूर होते चले जाएंगे। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो ये क्या आएंगे? करीब आएंगे। लेकिन आज कुछ सच्चाई जानो। एक सच्चाई जानना चाहोगे? जब दो एटम पास आते हैं, महसूस करना एकदम, जब दो एटम पास आते हैं तो जरूरी नहीं है हर समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे। कई दफा ऐसा होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगता है। जब दो एटम करीब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो मेरे भाई जितना अट्रैक्शन लग रहा है ना, उतना ही रिपल्सन भी लग रहा है। सर वो कैसे? जरा गौर से यहां पे सुनो। मान लो बेटा मैंने कहा ये एटम ए है और ये एटम बी है। इन दोनों की इच्छा हुई कि चलो सर, हम अब केमिस्ट्री की दुनिया में हम पढ़ लिख के बड़े हो चुके हैं सर, और सर हम एटॉमिक स्टेट में है सर, तो हमारी एनर्जी बहुत हाई है सर, तो रिएक्टिविटी बहुत हाई है, तो हम अपने जीवन में स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों ने ये निर्णय लिया है कि सर हम दोनों बॉन्ड बनाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। इन्होंने बोला कि सर तरीका कुछ बताइए। मैंने कहा चलो तुम्हारा पूरा मैकेनिज्म ही एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। यहां पे सुनो जरा गौर से मेरे भाई। मैंने कहा ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ एटम ए। क्या है? न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, जिसको मैं किससे लिख रहा हूं? ए से, एन से। किससे लिख रहा हूं? एन से। समझने की कोशिश करना। इसको मैं क्या कह रहा हूं? न्यूक्लियस ऑफ एटम ए। यहीं पे लिख दे रहा हूं, न्यूक्लियस ऑफ एटम ए। ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? एन ए से। ठीक है। और ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ एटम बी है। क्या है? बोलो जल्दी। न्यूक्लियस ऑफ एटम बी है, तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? बोलो जल्दी। इसको मैं रिप्रेजेंट करने का सोच रहा हूं एनबी से। वहीं अगर मैं बात करूं ये क्या है, तो ये है इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए। क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए। क्या है? बोलो जल्दी। इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी। क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी। इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी। मेरे भाई जब जरा गौर से समझो कि न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, और इसको मैंने कह दिया न्यूक्लियस ऑफ एटम बी। वहीं अगर मैंने कहा ये, इसको मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए, और ये क्या मैंने मान लिया? इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी। अब तुम सब लोगों को बढ़िया तरीके से पता है कि न्यूक्लियस ऑफ एटम ए इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए को तो अट्रैक्ट कर ही रहा है। अरे न्यूक्लियस ऑफ एटम ए इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए को अपनी तरफ खींच ही रहा है। पक्की बात है। वही न्यूक्लियस ऑफ एटम बी इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी को अपनी तरफ खींच रहा है। न्यूक्लियस ऑफ एटम बी इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी को खींच रहा है, पहले से खींच रहा है। मतलब कि अगर मैं बात करूं ये क्या है? ये बेसिकली ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है? ओल्ड, पहले से लग रहा है। ये ओल्ड मतलब पुराना, ओल्ड मतलब पुराना, पुराना बोले तो ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या है? बोलो जल्दी। ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स, जो पहले से लग रहा है। मेरे भाई ये क्या लग रहा है? ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स, जो पहले से था। ठीक है, ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स। बोलो बोलो क्या है? ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स है। पक्की बात है। ये पहले से लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स है, ये पहले से लग रहा है। अब समझने की कोशिश करो मेरी बात को। यहां पे जब दोनों को करीब ले आओगे, ऐसे समझो। ये क्या हो रहा है भाई? एक मिनट। यहां पे देखो, जब इन दोनों को एक दूसरे के करीब ले जाओगे, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक मिनट। जब इन दोनों को, एटम ए को एटम बी के करीब ले जाओगे, मेरे भाई समझने की कोशिश करना। जैसे जैसे इन दोनों को इनके करीब लेके जाओगे, जैसे जैसे इसको इसके करीब और इसको इसके करीब लेके जाओगे, जैसे जैसे ये पास आएंगे, समझने की कोशिश करना, इनके बीच में एक नया अट्रैक्शन डेवलप होगा। वो अट्रैक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए को देख के कौन मुस्कुराएगा? न्यूक्लियस ऑफ एटम बी। जब इनको करीब लेके जाओगे तो न्यूक्लियस कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो क्या इनके बीच में एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चालू होगा या नहीं होगा? जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो यहीं पे अगर मैं बात करूं,
ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए को कौन अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियस ऑफ एटम बी। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी को कौन अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियस ऑफ एटम ए। बोलो हाँ या ना? क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ये क्या है? ये नया अट्रैक्टिव फोर्स है। ये वाला जो लग रहा है बेटा, ये क्या है? नया अट्रैक्टिव फोर्स है। ये क्या है? बोले जल्दी। नया अट्रैक्टिव फोर्स है, जो पहले नहीं लग रहा था, लेकिन जब ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए तो इनके बीच में ये क्या लगना शुरू हो गया? नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो गया। इसे हम बोलेंगे न्यू अट्रैक्टिव फोर्स। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना? समझ में आ रही है? तो यहां पे जरा गौर से देखो, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे बेटा, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? न्यू अट्रैक्टिव फोर्स। क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। न्यू अट्रैक्टिव फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यू अट्रैक्टिव फोर्स। ये तो वो कहानी है जो क्या लग रहा है इनके बीच में, जो अगर मैं तुमसे बात करूं, जो तो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर देखोगे तो न्यूक्लियस ऑफ एटम ए इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम पे पहले से लगा रहा था, दैट इज ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स। न्यूक्लियस ऑफ एटम बी इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी पे पहले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था, दैट इज ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स। नाउ जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है आप सभी को पता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली। और जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ऑब्वियस है, पॉजिटिव नेगेटिव को देख के मुस्कुराएगा, जैसे तुम मुस्कुराते हो कातिल मुस्कान देके, ठीक है? पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को देख के मुस्कुराएगा। तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन को। दैट इज समथिंग कॉल्ड न्यू अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या है बेटा? न्यू अट्रैक्टिव फोर्स। क्या है? बोलो जल्दी। न्यू अट्रैक्टिव फोर्स। ये तो वो कहानी थी जो दुनिया में हमें देखने को मिलता है। अब वो जो नहीं देखने को मिलता है वो भी देखो तुम यहां पे, लेकिन उसके पहले इसे नोट कर लो एक बारी। मैं एक बारी साइड हट जाता हूं, पहले पॉज करके नोट करो। जब मैं बोल रहा हूं तब सिर्फ सुनोगे, 1 मिनट का जब टाइम दूंगा पॉज करोगे, पूरा नोट कर लोगे, ठीक है? उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? चलिए चले, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर, यकीन मानिए। आइए आइए, शुरू से एंड तक करना, फील आएगी तुमको इनऑर्गेनिक की। चलो आगे चले चले चले, बोलो बोलो, आगे चलते हैं। देखो बेटा, वो कहानी जो आपने अट्रैक्शन, जब दो लोग करीब आते हैं तो सिर्फ तुम्हें लगेगा अट्रैक्शन होता है, लेकिन मेरे भाई ये सच नहीं है, ये सच बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, उतना ही रिपल्सन भी लगता है, लेकिन वो रिपल्सन तुम देख नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। आओ तुम्हें वो रिपल्सन दिखाता हूं, जरा गौर से देखो मेरे भाई। जो ये एटम ये था, एटम ए, न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, ये कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज। ये मेरे भाई क्या है? न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, जो कि कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। ऐसे ही मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए, और ऐसे ही मैंने बात किया इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी। अब जरा गौर से सुनो, समझो और सीखो। इलेक्ट्रॉन जो कैसा चार्ज है लल्ला? नेगेटिवली। ये वाला इलेक्ट्रॉन मंगल ग्रह या बुध ग्रह से तो आया नहीं है, इसी ग्रह का है, तो ये भी कैसा है? नेगेटिवली। अच्छा, प्रोटॉन कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिवली। और ये वाला प्रोटॉन, अगेन वही बात है, ये भी कैसा होगा? पॉजिटिवली। मेरे भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को देख के कभी मुस्कुरा सकता है क्या? तुम अगर पॉजिटिव हो, तुम्हारे बाजू में बैठा तुम्हारा दोस्त पॉजिटिव है, उसको देख के मुस्कुराओगे तुम? कभी भी नहीं मुस्कुरा सकते। दो सिमिलर चार्जेस के बीच में, दो सिमिलर चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। ये एक दूसरे को धक्का देंगे मेरे भाई, ये एक दूसरे को खींचेंगे नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, धक्का देंगे। क्या करेंगे? धक्का। यानी न्यूक्लियस ऑफ एटम ए न्यूक्लियस ऑफ एटम बी पे चल छैया छैया करके क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या लगाएगा मेरे भाई? फोर्स ऑफ रिपल्सन। बी तुरंत पलट के कहता है, लाला एक बात ऐसी है ना, तू अगर पॉजिटिवली चार्ज है, तू मेरे पे अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा ना, तो याद रख मैं भी इसी ग्रह का हूं, मैं भी इसी ग्रह का हूं, मैं भी इसी ग्रह का हूं, मैं भी तेरे ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाऊंगा। तो बिल्कुल लगाएगा मेरे भाई, ये भी इसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या लगाएगा? बोलो लल्ला, ये भी क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये वो फोर्स ऑफ रिपल्सन है जो तुम देख नहीं पा रहे थे, तुमको तो सिर्फ अट्रैक्शन दिख रहा था, लेकिन सच्चाई क्या है तुम्हें पता नहीं है, रिपल्सन भी लगने वाला है। इनफैक्ट लग रहा है उस अट्रैक्शन में। न्यूटन फिजिक्स का डॉन, मैं हमेशा कहता हूं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस दुनिया के पीछे अगर कुछ कारण है तो वो है फिजिक्स। आइए खैर, क्यों केमिस्ट्री की तारीफ क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई केमिस्ट्री के पीछे भी फिजिक्स है। आइए खैर मुद्दे की बात करते हैं।
यहां पे सुनिए मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी नेगेटिवली चार्ज है। ये इसके ऊपर चल छैया छैया चल छैया छैया चल छैया छैया करके क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, फोर्स ऑफ क्या लगाएगा? रिपल्सन। ठीक है मेरे भाई, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए पे, किस पे? इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए पे, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए पे क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या लगाएगा? बोलो जल्दी। फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये बात को एक ग्राफ से समझाया जाता है एनसीईआरटी माता रानी के अंदर। आप जाएंगे गीता, बाइबल, कुरान, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कर्व दे रखा है। क्या दे रखा है? पोटेंशियल एनर्जी कर्व। मेरे भाई जरा गौर से सुनना, वो बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व का ग्राफ है वो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। किसके लिए दिया गया है? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। अब मुझे ये क्या नजर आया कि एक एटम जब करीब आता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और साथ में क्या लगता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या लगता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जब अट्रैक्शन होगा तो वो एक दूसरे के पास आएंगे, जब अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो वो एक दूसरे के पास आएंगे, रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जहां अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो गया, जहां अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो गया, वहां पे वो क्या कर जाएंगे? बॉन्ड बना लेंगे। फिर से सुनना, अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो गया, उन्होंने बॉन्ड बना लिया तुरंत। अगर मान लीजिए अट्रैक्शन जब ज्यादा था तो वो क्या था? आ रहे थे, एक दूसरे के करीब आ रहे थे। जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसी बात को हम एक्सप्लेन करते हैं एक कर्व के थ्रू। आइए उस कर्व के बारे में समझते हैं। मेरे भाई उस कर्व को समझने से पहले मैं कुछ बातें और समझाना चाहता हूं आपको। इनके बीच की जो ये दूरी है, ये जो डिस्टेंस डी है, ये जो डिस्टेंस डी है, इसी को हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है, दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? अब जरा गौर से समझना, इसी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। बॉन्ड की लंबाई, बॉन्ड लेंथ। पक्की बात है? अब जरा गौर से समझो, मैंने यहां पे एक कर्व बनाया, एक कर्व बनाया। देखो जरा गौर से, मैंने यहां पे क्या किया? एक कर्व बनाया, एक कर्व बनाया। देखो देखो देखो, सारे देखो, सारे देखो, सारे देखो। मेरे भाई अभी मैंने क्या कहा, यह समझने की कोशिश करना है। ये मैंने जीरो लेवल मान लिया, ये क्या? पॉजिटिव, और ये क्या? नेगेटिव। इस वाई एक्सिस पे, इस वाई एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी रखा। क्या रखा? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलो बोलो? पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना। मान लो ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, पेन है, पक्की बात है। इसको मैंने छोड़ा, फिर से देखो, ये क्या है? पेन है, इसको मैंने छोड़ा। अब एक बात मुझे बताओ, फिर से देखो, इधर देखो, ये पेन है, ये पेन है, इसको मैंने छोड़ा। अभी एक बात बताओ, पेन के ऊपर क्या लग रहा था? ग्रेविटी लग रही थी, पेन को नीचे खींच रही थी, फिजिक्स। अगेन बताओ मुझे कि अगर पेन था तो पेन के ऊपर क्या लग रहा था? बोलो जल्दी। पेन के ऊपर क्या लग रहा था? ग्रेविटी लग रही थी, पेन इसको खींच रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन एनर्जी कौन सी रिस्पॉन्सिबल थी जो इसको नीचे ले जा रही थी? तो जब ये रुका हुआ था, इसके पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल। जब ये पोटेंशियल एनर्जी, तुमको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ही ग्रेविटी एक्ट करना शुरू की, यही किसमें कन्वर्ट होने लगी? काइनेटिक। किसमें कन्वर्ट होने लगी? काइनेटिक। तो एक हमने लिया पोटेंशियल एनर्जी और एक हमने ले लिया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या ले लिया? बोलो जल्दी। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या ले लिया? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। पहले मैंने माना ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये बहुत दूर थे। ये क्या थे? बहुत दूर थे। मेरे भाई समझने की कोशिश करना, जब अगर मैं तुमसे बात करता हूं, समझने की कोशिश करना, जब ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत दूर थे, मतलब दोनों एटम बड़े दूर दूर थे। जब अगर मैं बात करूं, ये यहां पे समझने की कोशिश करो, यहां पे जब ये दोनों बड़े दूर दूर थे, ना इन दोनों पे कोई अट्रैक्शन लग रहा था, ना कोई रिपल्शन लग रहा था। समझ रहे हो मेरी बात को? जब ये बहुत दूर दूर थे, ठीक है, समझने की कोशिश करो, यहां पे मैं समझा रहा हूं। जब ये बहुत दूर दूर थे,
मतलब ऐसा समझो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, ठीक है। जब ये दोनों बड़े कहां थे, दूर दूर थे, एटम ए और एटम बी क्या थे, बड़े दूर दूर थे। तो इन दोनों के बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा था। मतलब कि अगर मैं बात करूं, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई थी। क्या थी, बहुत ज्यादा हाई थी। ऐसे ही एटम बी की एनर्जी भी क्या थी, बहुत ज्यादा हाई थी। लेकिन मैं इन दोनों को करीब लाने की अब कोशिश कर रहा हूं, करीब लाने की अब कोशिश कर रहा हूं, करीब लाने की अब कोशिश कर रहा हूं, करीब लाने की अब कोशिश कर रहा हूं। जब करीब लाना चाहूंगा, जब करीब लाना चाहूंगा, यानी अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्शन लगेगा? सर अट्रैक्शन भी लगेगा, रिपल्शन भी लगेगा, क्योंकि एक एटम जब करीब आता है तो अट्रैक्शन भी लगता है और रिपल्शन भी लगता है। तो जब मैं इन दोनों को बड़े दूर से करीब लाने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े दूर से करीब लाने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े दूर से करीब लाने की कोशिश कर रहा हूं, एक चीज मुझे सोच के बताओ, अट्रैक्शन भी लग रहा है, रिपल्शन भी। लेकिन अगर चूंकि ये करीब आ रहे हैं, अगर ये पास आ रहे हैं, अगर ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यानी अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है किस पे, रिपल्सन पे। अरे हाँ ना बोलो यार। जब ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यानी अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है रिपल्शन पे। तो अगर ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए, तो पहले एनर्जी मैंने इनकी मान ली, क्या ये थी, ठीक है, नेगेटिव में मैंने मान लिया, ठीक है। समझने की कोशिश करना, जब ये एक दूसरे के जैसे जैसे करीब आएंगे, मान लो ए बड़ी दूरी पे थे, यहां पे बहुत ज्यादा दूरी थी, बहुत ज्यादा दूरी, यहां पे ए के बीच में, ए और बी के बीच में क्या हो गया, थोड़ी दूरी कम हुई। यहां पे मैंने कहा कि समझने की कोशिश करना, ये दोनों थोड़े करीब आए। अगर थोड़े करीब आए, थोड़े करीब आए, थोड़े करीब आए, तो एक चीज मुझे बताओ, एनर्जी अब क्या करेगी? एनर्जी ऑब्वियस है, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किसकी तरफ अग्रसर है, ये किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये बॉन्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? बॉन्ड बनाने की तरफ। यानी कि ये एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। बोलो बोलो, कम होगी या नहीं होगी? पक्की बात है? अरे बोलो यार, एनर्जी क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। पक्की बात है? ये एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। मेरे भाई ये दोनों जैसे जैसे एक दूसरे के करीब आए, 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 अभी क्या लग रहा है, अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्सन। ये क्या बन रहा है, यहां पे अगर हम बात करें, अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्सन अभी उतना ज्यादा नहीं लग रहा है। अब जरा गौर से समझने की कोशिश करना, मैं इनको इतनी दूर से यहां तक ले आया, अब फाइनली इनका क्या होने जा रहा है, मिलन होने जा रहा है, भरत मिलाप होने जा रहा है, एक दूसरे के गले में मिलके लिपट के रोने वाले हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज करने वाले हैं। सर रोएंगे क्यों? अरे मतलब इमोशनल हो गए भाई। जब ये दोनों बड़े दूर थे, समझो, तब इनमें अट्रैक्शन रिपल्सन ठीक है उतना ज्यादा नहीं। जब ये एक दूसरे को करीब आ रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। फाइनली एक टाइम ऐसा आया जहां पे इन्होंने क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर ली। अब बॉन्ड बनाने के बाद मेरे भाई तुमको पता है, तुम थोड़े समय बाद बोर होने लगते हो, बोर होने लगते हो, बोर होने लगते हो, क्योंकि अब वहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब वो अट्रैक्शन और रिपल्सन जहां पे बराबर हो गया, एक फेज ऐसा आएगा, पहले अट्रैक्शन ज्यादा था, अब एक फेज ऐसा आएगा, अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, ये दोनों ने एक दूसरे को मिले और बॉन्ड बनाया, लिपट लिए एक दूसरे से। अब थोड़ा समय व्यतीत कर लिए, थोड़े समय बाद क्या होगा, अब यहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे ही अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर हुआ, मेरे भाई ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे, यहां पे अगर मैं बात करूं, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बोलो बेटा, मिनिमम हो जाएगी। इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इनकी एनर्जी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके, इनकी एनर्जी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बोलो जल्दी, मिनिमम हो जाएगी। यहां पे अगर मैं बात करूं, अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन हो जाएगा। अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन हो जाएगा। अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन। अब एक जो अगली लाइन बनाने जा रहा हूं, ये हाइपोथेटिकल है। ऐसा माना गया है कि अगर अब मैं इनको और करीब लाने की कोशिश करूंगा और पास लाने की कोशिश करूंगा, तो इनके न्यूक्लियस के बीच में भयानक रिपल्सन होगा, भयानक रिपल्सन होगा। इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में भयानक रिपल्सन होगा। और अगर रिपल्सन हुआ तो ये एक दूसरे को छोड़ के बहुत दूर जाएंगे, और बहुत दूर जाएंगे तो इनकी एनर्जी जो है, ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा माना गया है, इनकी एनर्जी जो है ये क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। बढ़ते 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 कहां तक जाएगी ये किसी को नहीं पता। दैट इज इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट। तो अगर मैं बात करूं, ये कौन सा केस है, ये वो केस है जब यहां पे अगर मैं बात करूं, अट्रैक्शन कम होगा और रिपल्शन ज्यादा होगा,
तब ये एनर्जी कर्व कहां भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। देखो 3 केसेस समझो। पहला केस मैं अलग अलग पेन से बना दे रहा हूं। पहले जब ये दोनों एकदम दूर दूर थे, जब ये दोनों एकदम दूर दूर थे, ठीक है, जब ये दोनों एकदम दूर दूर थे। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है जब ये थोड़े पास आए। जब थोड़े पास आए तो एनर्जी पहले ज्यादा थी, फिर थोड़ी कम हुई। एनर्जी क्या होनी शुरू हो गई, बोलो जल्दी। एनर्जी क्या होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई। क्या होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई। अब एनर्जी कम हुई तो गई कहां, रिलीज हो गई। क्या हो गई, रिलीज हो गई। ये एनर्जी जो कम हो रहा है, अगर मैं बात करूं, ये जो एनर्जी कम होते जा रही है, 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 ये एनर्जी जा कहां रही है, यही तो वो एनर्जी है जो रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और ये रिलीज्ड एनर्जी को ही, ये रिलीज्ड एनर्जी को ही, ये रिलीज्ड एनर्जी को ही, एनर्जी कम हुई तो सर कहां गई, रिलीज्ड हो गई। एनर्जी कम हुई तो कहां गई, रिलीज्ड हो गई। एनर्जी जो रिलीज्ड हो गई, इसी को हमने क्या कह दिया, बोलो बेटा, बॉन्ड एनर्जी। क्या कह दिया, बोलो जल्दी, बॉन्ड एनर्जी। क्या बोल दिया, बॉन्ड एनर्जी। इसीलिए इस लाइन को, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को हम ये क्या कहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। इसीलिए उस ग्राफ के अंदर इसको क्या लिखा गया है, बॉन्ड एनर्जी। क्या लिखा गया है, बॉन्ड एनर्जी। अब समझना कोशिश करना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अच्छा, ये ग्राफ हम हमेशा इधर से इधर की तरफ पढ़ रहे होते हैं। ऐसा कुछ मूर्ख ऐसे बोलेंगे कि इधर से इधर पढ़ना है, नहीं, इधर से उधर से इधर की तरफ। मतलब आगे अगर हम जाएंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रही है, पीछे अगर हम आएंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रही है। देखो, यहां से आगे से, यहां से आगे जाओगे, दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या कर रही है, बढ़ रही है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या कर रही है, बढ़ रही है। ऐसे सोचो, यहां पे अगर मैं बात करूं, समझने की कोशिश करना, यहां पे एटम से जैसे जैसे एटम दूर गए, दूर गए, दूर गए, दूर गए, दूर गए, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या कर रही है, बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड फॉर्मिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी, बॉन्ड फॉर्मिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी, बॉन्ड फॉर्मिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, बॉन्ड फॉर्मिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, बॉन्ड फॉर्मिंग पॉइंट। ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मिंग पॉइंट है। यहां पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। वो रिलीज एनर्जी को हमने कहा बॉन्ड एनर्जी। अब अगर एक चीज समझने की कोशिश करो, ये जो यहां से लेके यहां तक की लेंथ है, इसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। पक्की बात है। खैर अभी हम आगे इसको और समझेंगे। ये वो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर आप 3-4 पेज पलट के देखोगे तो आपको दिखाई देगा। समझ रहे हो मेरी बात को। ये किसका मैकेनिज्म है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है, जिसका ग्राफ हमें दिया गया है। हालांकि इस ग्राफ का बहुत ज्यादा यूज नहीं है साहब। खैर इसको देख लीजिए एक बारी, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से इसको देख लो, इसको फटाफट से देख लो, इसको फटाफट से देख लीजिए, तब फिर हम आगे चलते हैं। चले चले आगे चले। तो हमें समझ में आया कि आखिर जो कर्व है ये कैसे बनाया गया। अब हम यहां से एंट्री करते हैं अब एक नेक्स्ट लेवल कंसेप्ट में। नेक्स्ट लेवल कंसेप्ट कि आखिर कितने तरह का ये बॉन्ड होता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड की चर्चा करने वाले हैं सर। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कितने तरह का होता है ये बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड की अब यहां से इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई। देखो, जीवन में बॉन्ड कितने तरह का होता है, या तो मजबूत होता है या तो कमजोर होता है। बॉन्ड कितने तरह का आता है, बोले जल्दी, 2। बॉन्ड कितने तरह का होता है, 2। बॉन्ड कितने तरह का होता है, 2। या वो मजबूत होगा या वो कमजोर होगा। तो हम कहते हैं एक बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, बोलो बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एक कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है। और एक कौन सा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड। एक कौन सा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड। एक कौन सा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड। खैर इन सब के परे कि सर पहली चीज तो हमें समझ में आ गई कि एनर्जी को कम करने के लिए बॉन्ड को बनाया गया। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या इसके अलावा भी कोई वजह है। हाँ, एक और वजह है, टू गेन स्टेबिलिटी। गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कब गेन करेंगे, तो एक्चुअल में क्या होता है, आप लोगों को पता है इनर्ट गैस इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि उनका क्या होता है, सिमेट्रिकल नेचर होता है। चलिए मैं पहले उसे ही एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम इस पे आएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड पे बाद में आएंगे, पहले हम उस पे ही एक्सप्लेन कर। आप लोगों ने देखा है, आप लोगों के अनुसार हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, आप इनके बारे में सुनते हो। ठीक है, आप इनके बारे में सुनते हो, इनके बारे में सुनते हो। ये लोग नोबल गैस हैं। ये लोग क्या है, नोबल गैस है। ये लोग क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने के पीछे मुख्य कारण क्या है,
तो इनका स्टेबल होने के पीछे इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, क्या इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन बोले तो सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन जहां कंप्लीट होता है उसे हम कहते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट ऑक्टेट समझ रहे हो? ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट। क्या होता है बोलो जल्दी? कंप्लीट। ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट। अब जरा गौर से समझो, इसी वजह से ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं। अगर आप ऐसा मानते हो तो गलत मानते हो। अगर जिनको ये लगता है कि इनर्ट गैस कंपाउंड बनाते ही नहीं है वो गलत मानते हैं। अब आइए एक चीज, एक दो बातें मैं आपको पहले बताता हूं, वो सुनो जरा गौर से। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ऊपर से नीचे जब तुम आते हो, टॉप से बॉटम आते हो, तो यहां पे क्या होता है, इनका नोबल कैरेक्टर कम होता जाता है। क्या कम होता जाता है? नोबल कैरेक्टर कम होता जाता है। वो क्यों कम होता है? ड्यू टू साइज फैक्टर। साइज बढ़ने की वजह से नोबल कैरेक्टर कम होता है। पहले तो ये समझो कि आखिर नोबल गैस इतने ज्यादा स्टेबल है क्यों? तो मैं कहूंगा नोबल गैस स्टेबल इसलिए है क्योंकि उनके पास सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है बोले जल्दी? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सर इसकी वजह से क्या हो गया? बेटा सुनो, मान लो जैसे ये एक एटम है और ये एटम के आजू बाजू में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ठीक है, यहां पे जरा गौर से समझने की कोशिश करो मेरे भाई। होता क्या है कि ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। और ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। हमेशा दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मेरे भाई चूंकि इसके अंदर क्या होता है? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है। ठीक है, सिमेट्रिकल नेचर होने की वजह से ये आजू से जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा उतना ही बाजू से लगाएगा, ये ऊपर से जितना लगाएगा उतना ही कहां से लगाएगा? नीचे से लगाएगा। समझने की कोशिश करना, आजू बाजू ऊपर नीचे हर डायरेक्शन से इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा? इक्वल लगेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल लगेगा, सिमेट्रिकल, ये क्यों लग रहा है? ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर। तो सिमेट्रिकल नेचर होने की वजह से इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हर डायरेक्शन से क्या लग रहा है? इक्वल लग रहा है। जब हर डायरेक्शन से इक्वल लगेगा तो इनका नेचर कैसा बन जाता है? क्वाइट इनर्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं जब मेरे इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस हर डायरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल लगा रहा है, तो मतलब ऐसा मेरे साथ कोई रिएक्टिविटी का लोचा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं हूं, मेरा नेचर क्वाइट इनर्ट है। क्वाइट इनर्ट बोले तो नॉन रिएक्टिव नेचर बनता जाता है। इस सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इनका नेचर कैसा बनता चला जाता है? इनर्ट बनता चला जाता है। कैसा? इनर्ट। इसी वजह से ये इनर्ट बन जाते हैं। और इनर्ट बोले तो नॉन रिएक्टिव, चूंकि किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए हमने क्या बोल रखा है? नोबल गैसेस। क्या बोल रखा है? नोबल। क्या बोल रखा है? नोबल। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। लेकिन जैसे समझने की कोशिश करना, जैसे ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ने के साथ क्या होता है? शेल नंबर भी बढ़ते हैं। शेल नंबर बढ़ने की वजह से क्या हुआ? अब वो न्यूक्लियस से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगते हैं, तो न्यूक्लियस एक लेवल तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा लेकिन एक लेवल बाद नहीं लगा पाएगा। तो इसी वजह से ऊपर से नीचे जब आओगे इनमें, तो इनमें क्या होता है? नोबल कैरेक्टर घटता है। नोबल कैरेक्टर क्या होता है? घटता है। दैट इज वाई मैं आपको बताऊं, आप क्लास 12th में जाएंगे तो आपको एक कंपाउंड पढ़ने को मिलेगा, आपको पता चलेगा। इनफैक्ट क्लास 12th में क्यों, अभी आगे चलोगे तो हाइब्रिडाइजेशन एक कंसेप्ट आएगा, उसके अंदर मैं बहुत सारे कंपाउंड बताऊंगा जेनॉन के। किसके बताऊंगा? जेनॉन के। XeO2F2 सुन लो, जिनको आज तक लगता था कि वो मतलब जेनॉन कभी कंपाउंड नहीं बनाता है। XeO2F2, XeF4, XeOF4, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सब क्या है? ये जेनॉन के कंपाउंड है मेरे भाई। जेनॉन कैसे कंपाउंड बना पा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे
इनका इनर्टनेस कम होता जाता है, नोबल कैरेक्टर कम होते जाते हैं, दैट इज वाई ये रिएक्टिव बनते जाते हैं। और नील बर्थलेट ने सबसे पहला कंपाउंड बनाया था किसका? जेनॉन के साथ। जेनॉन के साथ बनाया था मेरे भाई। अभी आपको बताओ रिसेंटली डिस्कवर्ड कंपाउंड है, दैट इज KrF2। KrF2 जो है ये भी एक कंपाउंड है। KrF2 ये भी एग्जिस्ट करता हुआ पाया गया है। तो मेरे भाई जिनको ये लगता है कि नोबल गैस किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, गलत हुआ। नोबल गैस भी बनाते हैं, लेकिन ऊपर वाले अभी तक नहीं पाए गए हैं। नीचे वालों के बारे में देखा गया, क्योंकि नीचे जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे, पहली चीज तो ये समझो कि नोबल गैस क्यों नहीं बनाते हैं, फिर ये समझो कि उनमें अगर कुछ बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, और उनमें अगर कुछ बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, उनके इनर्टनेस का कारण क्या है। समझ में आई मेरी बात? तो चूंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन से क्या पंगा है? 8 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन से इक्वल लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इक्वल लगेगा तो वो उनका नेचर कैसा बनता जाएगा? इनर्ट बनता जाएगा। और इनर्ट बनता जाएगा मतलब नॉन रिएक्टिव बनते जाएंगे, और नॉन रिएक्टिव बनते जाएंगे, दैट इज वाई उनका किसी और के साथ बॉन्ड बनाने का मन नहीं करेगा। इसीलिए हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। इसीलिए 8 इलेक्ट्रॉन में कुछ स्पेशल बात नहीं है, और जो स्पेशल बात है वो है फिजिक्स, और वो फिजिक्स ये रही कि जब 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो हर डायरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इक्वल लगेगा, तो उनका नेचर इनर्ट बनता जाएगा। इनर्ट बोले तो नॉन रिएक्टिव बनता जाएगा, और वो यही तो चाहते थे कि वो नॉन रिएक्टिव बन जाए, उनकी एनर्जी कम हो जाए, उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाए, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। दैट इज वाई वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। बात समझ में आई? और नोबल गैसेस में भी ऐसा नहीं है कि हर कोई कंपाउंड नहीं बनाता। इनफैक्ट ऊपर से नीचे आओगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का होल्ड कम होता जाएगा। अब वही अभी भी लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, समझ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी इक्वल है, लेकिन नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से साइज बढ़ी तो न्यूक्लियस उतना अट्रैक्शन लगा ही नहीं पा रहा है, अट्रैक्शन नहीं लगा पा रहा है, यानी उनका नेचर, इनर्ट नेचर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इनर्ट नेचर कम होता गया, इसीलिए नीचे जाते जाते ये क्या बनाना शुरू कर दिया? कंपाउंड बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि नोबल गैस किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाते। देखो ये क्या है, फूफा घर से लाए हुए फोटो थोड़ी है भैया, ठीक है, ये कंपाउंड है, ठीक है, रिसेंटली डिस्कवर्ड है KrF2। तो इसलिए इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि नोबल गैस ऐसा अगर किसी ने कहा कि कंपाउंड नहीं बनाते हैं, ऐसा सच नहीं है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूं, फटाफट। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, चले आगे चले। चलो बेटा देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। किसकी बात करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। किसकी बात करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। देख बेटा होता क्या है, बॉन्ड जो है, ये जो बॉन्ड है इज बेसिकली व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या है बोलो बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो हमने नाम दे दिया स्ट्रांग बॉन्ड। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, हमने नाम दे दिया वीक बॉन्ड। अगर ये स्ट्रांग है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने कहा स्ट्रांग बॉन्ड। और अगर ये वीक है तो हमने कहा वीक बॉन्ड। अब समझने की कोशिश करो, सर ये स्ट्रांग बॉन्ड हम कैसे डिसाइड करेंगे, वीक बॉन्ड कैसे डिसाइड करेंगे? मेरे भाई मान लो ये एक एटम है और ये एक एटम है, इन दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, इन दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, इन दो एटम के बीच में बन रहा है, हम कहेंगे इंटर एटॉमिक। क्या बोलेंगे? इंटर एटॉमिक। इंटर एटॉमिक, इंटर एटॉमिक। अगर वो बॉन्ड इंटर एटॉमिक है तो मेरे भाई वो हमेशा कैसा है? स्ट्रांग बॉन्ड। स्ट्रांग बॉन्ड क्या होता है सर? जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है, दो एटम के बीच बनने वाला बॉन्ड। दो एटम के बीच बनने वाला बॉन्ड हमेशा क्या होता है? स्ट्रांग होता है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। इंटर एटॉमिक बॉन्ड, ठीक है। वहीं अगर मैंने कहा ये दोनों अलग अलग एटम है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। और जब अगर मैं बात करूं दोनों एटम ने मिलकर क्या बनाया? मॉलिक्यूल। ये एक अलग मॉलिक्यूल है नाउ, और ये एक अलग मॉलिक्यूल है। फिर से देखो, इंटर एटॉमिक, इंटर एटॉमिक। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पे अगर बात करो इंटर एटॉमिक, नाउ दीज बोथ आर मॉलिक्यूल।
अब इस मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इसे क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। इंटरमॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। इंटरमॉलिक्यूलर। अगर इंटरमॉलिक्यूलर है तो वो वीक बॉन्ड है, अगर वो इंटर एटॉमिक है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर वो इंटर एटॉमिक है मेरे भाई, इंटर एटॉमिक बॉन्ड की खूबसूरत बात क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की हमेशा जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन की हमेशा जरूरत पड़ती है। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होते हैं वो विदाउट इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, लेकिन अगर इंटर एटॉमिक बनाना है तो आपको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन नीडेड होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नीडेड होता है। इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत ना पड़े, इलेक्ट्रॉन नहीं नीडेड है, हमने उसको क्या बोल दिया? बोलो जल्दी। इंटरमॉलिक्यूलर। क्या बोल दिया? इंटरमॉलिक्यूलर। यानी कि सर इलेक्ट्रॉन हो तो भी बॉन्ड बनता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन ना हो तो भी बॉन्ड बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। इलेक्ट्रॉन हो तो भी बॉन्ड बन सकता है और इलेक्ट्रॉन ना हो तो भी बॉन्ड बन सकता है, हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ वो वीक बॉन्ड। सर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अगर हम बात करें तो कौन कौन से बॉन्ड आते हैं? मेरे लल्ला सबसे पहला बॉन्ड आता है, सुनो। अच्छा, इसको हम प्राइमरी भी कहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इस बॉन्ड को बनाने के लिए, इसलिए हमने कहा प्राइमरी बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन की जरूरत जहां नहीं है उसको हम कह देते हैं सेकेंडरी बॉन्ड। क्या कह देते हैं? सेकेंडरी बॉन्ड। चूंकि ये दो एटम के बीच में बन रहा है इसलिए हमने इसको कहा प्राइमरी बॉन्ड। चूंकि ये दो एटम नहीं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, हमने क्या बोला? बोलो जल्दी। हमने क्या बोल दिया? सेकेंडरी बॉन्ड। समझ रहे हो मेरी बात को? ये चूंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसलिए हमने कहा प्राइमरी बॉन्ड। ये चूंकि वीक बॉन्ड है इससे हमने कहा, बोलो बोलो, सेकेंडरी बॉन्ड। पापा की जो चप्पल थी, पापा की जो चप्पल थी, समझने की कोशिश करना, चाहे वो बाटा की हो, चाहे रूपानी की हो, लखानी की हो, पैरागान की हो, जब भी कोई गलती करते थे पट से आके लगती थी। मेरे को अपने जमाने की याद है। वो क्या था? वो बॉन्ड ही तो था मेरे भाई। कौन सा इलेक्ट्रॉन था? कौन सा इलेक्ट्रॉन था? कौन सा इलेक्ट्रॉन उस वक्त था जिसकी वजह से वो चप्पल आके लग रही थी? क्योंकि पड़ोस वाले अंकल की चप्पल कभी नहीं लगी होगी लेकिन पापा की जरूर लगी होगी। तो क्या है वो? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। महसूस कर पा रहे हो? पापा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अंकल वीक बॉन्ड। पड़ोस वाले अंकल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए कोई ऑफेंसिव ना हो। मम्मी की बेलन सीधा आके लग जाती थी छोटी छोटी हमारी गलतियों पे, आज भी लगती है। सर कैसी बातें कर रहे हो? वो पलटा वो आके लग जाता था, चिमटा उससे लग जाता था। क्या था वो? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। अब पड़ोस वाली आंटी कुछ आके बोल के दिखा दे, मम्मी देखो अगले दिन थाली लेके कोरोना तो साथ में आंटी को भी भगा देंगी। गो कोरोना गो, साथ में गो आंटी गो। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? अब एक बात बताओ, जो आपका छोटा भाई आपकी छोटी बहन है वो आपसे लड़ जाते हैं। अब मोहल्ले में 4-5 घर छोड़ के जो लोग रह रहे हैं या गांव में 4-5 घर छोड़ के रह रहे हैं, वो आके थोड़ी आपसे लड़ने जाते हैं वैसे कि नहीं हमको दो चॉकलेट, हम खाएंगे हम खाएंगे हम खाएंगे। क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। अच्छा, उस बॉन्ड के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन है? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि बॉन्ड इज बेसिकली व्हाट यार? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन हो तो भी लगेगा, नहीं हो तो भी लगेगा। अगर लगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, नहीं है और नहीं लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, वीक बॉन्ड। इंटर एटॉमिक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर है, वीक बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को कहते हैं, सेकेंडरी वीक बॉन्ड को कहते हैं। अब मेरे भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है बेटा आयोनिक बॉन्ड। कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड। दूसरा कौन सा होता है मेरे भाई? डेटिव बॉन्ड होता है। डेटिव बॉन्ड। सर ये कौन सा बॉन्ड है? डेट पे ले जाने वाला बॉन्ड, आगे चल के बताएंगे, ठीक है। तीसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और चौथा कौन सा होता है मेरे भाई? मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? मेटेलिक बॉन्ड। ये जो 4 के 4 दिख रहे हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड है। इनको बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड की, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड की, किसकी बात कर रहा हूं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अरे वो जो लकड़ी है ना, आइसक्रीम के नीचे, आइसक्रीम ऐसे ऊपर लपेटा रहता है ना, और नीचे क्या रहती है? लकड़ी। उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सर आइसक्रीम के साथ लकड़ी खा जाए तो डाइजेस्ट कर पाएंगे हम? क्या वो पचेगा? नहीं पचेगा। पेट तुमको माफ नहीं करेगा, भगवान भी माफ नहीं करेंगे तुमको। क्यों सर? अगर वही मैं बात करूं, समझने की कोशिश करना, गाय भैंस जो होते हैं वो पेड़ का पत्ता खा के डाइजेस्ट कर लेते हैं, तुम नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर होता है सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? सेलुलेज, जो कि तुम्हारी बॉडी में है नहीं, गाय भैंस के बॉडी में है।
तो वो खाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे। तुम खाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। आइसक्रीम के साथ अगर तुमने कभी सोचा कि उसका डंठी भी अगर हम खा लें तो मेरे भाई डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता है सेलुलोज, और सेलुलोज के अंदर होता है OH। OH क्या करता है? उस आइसक्रीम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए बड़ी से बड़ी आइसक्रीम फैक्ट्री में अगर जाओगे तो वो स्टील का रॉड लगा के नहीं देंगे, वो तो चाहे तो लगा के दे और अपना पैसा बनाए, लेकिन वो कभी तुमने सोचा है लकड़ी क्यों लगाते हैं? वहां एप्लीकेशन, उन्होंने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग, उन्होंने केमिस्ट्री को महसूस किया है मेरे भाई, उन्होंने केमिस्ट्री को जाना है, इसीलिए उन्होंने एप्लीकेशन वहां लगाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। खैर, इसके ऊपर हम बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक बात बढ़िया तरीके से समझाएंगे जब समय आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अभी हाल फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आप क्या कह सकते हैं? वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनफैक्ट वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या लिखूं? डाइपोल बेस फोर्सेस मुझे लिखना चाहिए। मैं यहां लिखूंगा डाइपोल बेस फोर्सेस, डाइपोल बेस फोर्सेस, डाइपोल बेस फोर्सेस, डाइपोल बेस्ड फोर्सेस। इनको हम कहते हैं वीक बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड कितने तरह का? बॉन्ड पहले कितने तरह का? केमिकल बॉन्डिंग के अंदर दो तरह का, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितने तरह का? चार तरीके का। कौन कौन सा? आयोनिक बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। अगर वहीं हम बात करें कि अगर इसके बारे में बताओ कि ये जो वीक बॉन्ड है ये कितने तरह का है, तो मेरे भाई एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक कौन सा होता है? बोलो जल्दी। डाइपोल बेस्ड फोर्सेस होती हैं। चले आगे चले, पक्की बात है कि मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के बारे में चर्चा करना शुरू करें। पहले इसको देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। पहले इसको देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिए फटाफट। देख लीजिए फटाफट, है ना? देख लिया, इसको छाप लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं, जरा गौर से यहां पे सुनना। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। किसकी बात करने जा रहे हैं? मोड ऑफ फॉर्मेशन। आखिर ये बॉन्ड कैसे बनते हैं? मोड ऑफ फॉर्मेशन। किसकी बात करने जा रहे हैं? मोड ऑफ फॉर्मेशन। मोड ऑफ फॉर्मेशन बताने से पहले कुछ बातों पे चर्चा करना चाहता हूं। एक सवाल जो मेरे मन में बहुत तेजी से क्या हो रहा है, उछल उछल के आ रहा है, और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वो सवाल ये है, ये मुझे बताओ, आयनिक और कोवेलेंट में ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होता है? विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर अमॉन्ग आयनिक एंड कोवेलेंट? सर हमने 10वीं में पढ़ा है सर, सर हमने 11वीं में पढ़ा है सर, आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट। लल्ला लल्ला। अगर एक गिलास दूध दूं और एक गिलास छाछ दूं, कंपेयर कर सकते हो दोनों को? यू कैन नॉट कंपेयर दूध विथ छाछ। समझ रहा मेरी बात को? एक हाथ में सेब दूं, एक हाथ में संतरा दूं और कहूं कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करोगे? यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल विथ एन ऑरेंज। आप सेब को संतरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं सर, सेब तो ये देखो, सेब देखो, ये सर लाल है, हिमाचल प्रदेश में चले जाओ हरा भी दिखेगा। यू कैन नॉट कंपेयर भाई। आप दो अलग अलग चीजों को कैसे कंपेयर कर रहे हो? आप आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, आयनिक बॉन्ड भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। आयनिक बॉन्ड भी इंटर एटॉमिक है, कोवेलेंट बॉन्ड भी इंटर एटॉमिक है। हाउ कैन यू कंपेयर? अगर तुमसे कोई बोले कि आयनिक और कोवेलेंट में ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होता है, आयनिक और कोवेलेंट में ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होता है, कहना मेरे भाई कुछ केसेस में आयनिक और कुछ केसेस में कोवेलेंट होता है। यू कैन नॉट एग्जैक्टली से कि आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट। आयनिक बॉन्ड हमेशा कोवेलेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, यह बात आप नहीं कह सकते। कुछ कंडीशन में आयनिक ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कोवेलेंट से, और कुछ कंडीशन में कोवेलेंट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है आयनिक से। समझ में आई मेरी बात? कुछ केसेस में आयनिक इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट एंड कुछ केसेस में कोवेलेंट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आयनिक। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? पक्की बात है। तो इन सम केसेस कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड एंड इन सम केसेस आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड। कभी ये मत कहना आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट, ये बात तो कह नहीं सकते। केमिस्ट्री में 0 या 100 जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में भी 21 अजम्पशन लगाने के बाद उसे आइडियल माना गया। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जानते हो ना, गैसियस स्टेट के अंदर आइडियल गैस इक्वेशन, उसमें भी 21 अजम्पशन, 21 मान्यताएं लगाने के बाद उसको आइडियल कहा गया है। तो केमिस्ट्री में तो वैसे भी 0 और 100 जैसा कुछ नहीं होता कि ये नहीं होगा और यही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे हमेशा माइनर प्रोडक्ट आएगा, मेजर प्रोडक्ट आएगा, ट्रेस अमाउंट में ये बन सकता है, ये तुम नहीं कह सकते यही बनेगा 100%। कुछ परसेंट में ये भी बनेगा, कुछ परसेंट में ये भी बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को?
खैर चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहां से मोड ऑफ फॉर्मेशन से मैं क्या समझाना चाहता हूं, सुनना जरा गौर से। बेटा देखो, मोड ऑफ फॉर्मेशन दो तरह का होता है। बॉन्ड कितने तरह का? दो। बॉन्ड कितने तरह का? दो। बॉन्ड कितने तरह का? दो। स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक बॉन्ड कितने तरह का? दो। कौन कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल बेस फोर्सेस। ऐसे ही मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का? दो। कितने तरह का? दो। कितने तरह का? बोलो जल्दी। दो। पहला कौन सा? बोलो जल्दी, कौन सा होता है? पहला क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। किससे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। 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 दूसरा किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनता है? बोलो जल्दी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके किसके बीच में होता है? तो मेरे भाई समझने की कोशिश करो। एक होता है आपका मेटल और एक क्या होता है आपका? नॉन मेटल। मेटल कहता है हमको देना बहुत पसंद है, क्या? इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल कहता है हमको लेना बहुत पसंद है, क्या? इलेक्ट्रॉन। मेटल ने कहा मेरा सपना है कि मैं इलेक्ट्रॉन देके मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव बने रहना चाहता हूं, यानी इलेक्ट्रॉन दूं तो मेरे सर पे क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाए। मैं इलेक्ट्रॉन दूं तो मेरे सर पे क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाए। नॉन मेटल ने वही क्या कहा? नॉन मेटल ने क्या कहा कि मेरा सपना है इलेक्ट्रोनेगेटिव बने रहने का। क्या बने रहने का? इलेक्ट्रोनेगेटिव बने रहने का। तो यानी कि मैं ये चाहता हूं कि मैं जब इलेक्ट्रॉन लूं तो मेरे सर पे क्या आ जाए? नेगेटिव। अरे इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो नेगेटिव आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो पॉजिटिव आएगा नहीं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। पक्की बात है, बोलो आए ना। एक होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब एक मेटल इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अब उसने क्या किया? एक नेगेटिव कम कर दिया तो पॉजिटिव तो उतना ही रहा ना, तो उसके सर पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो मेटल का सपना लाइफ में क्या बने रहना? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नॉन मेटल का सपना क्या बने रहना? इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल कहता है हमको देना पसंद है, नॉन मेटल कहता है हमको लेना पसंद है। मतलब मेटल ने कहा कि मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं, उसने कहा मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूं। और मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले ये मेटल क्या बन गया? M+ बन गया। हमने कहा इसको कैटायन। नॉन मेटल ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन खाया तुरंत क्या बन गया? नेगेटिव। इसको हमने कहा एनायन। क्या बोला? एनायन। और हमको एक बात बहुत तरीके से पता है, इस पूरी केमिस्ट्री में आयन होते हैं दो तरह के। एक होता है कैटायन और एक क्या होता है? एनायन। कैटायन और एनायन के बीच में अब क्या लगेगा? तो मेरे भाई अब यहां पे लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव मेरे भाई नेगेटिव को देख के मुस्कुराना चालू कर चुका है। पॉजिटिव नेगेटिव को मुस्कुराना देख के चालू कर चुका है, कातिल मुस्कान देते हुए। फाइनली इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगा। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लग रहा है? आयन के बीच में। किसके बीच में? आयन के बीच में। तो मैं इसको कह सकता हूं आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोले तो बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। अरे आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट? बॉन्ड। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। सर यहां तो हमको दिखाई दे रहा है। अरे ये महसूस कर रहे हैं भाई हम लोग। ठीक है, इधर देखो, ये क्या है? आयोनिक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, इसलिए हमने इसको कहा आयोनिक बॉन्ड। पक्की बात है, बोलो है ना। इसमें क्या हुआ है? मेटल ने कहा हमको देना पसंद है, नॉन मेटल ने कहा हमको लेना पसंद है। मेटल कह रहा है ये लो, तो नॉन मेटल कहता है ये दो। मेटल के सर पे पॉजिटिव, नॉन मेटल के सर पे नेगेटिव। मेटल कैटायन, नॉन मेटल एनायन। कैटायन एनायन अपनी जिंदगी में दो तरह के आयन, आयन बोले तो कैटायन और एनायन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया। हमने इनको कह दिया, बोलो बोलो क्या कह दिया? बोलो बोलो क्या कह दिया? आयोनिक बॉन्ड कह दिया। क्या कह दिया? बोलो जल्दी। आयोनिक बॉन्ड। आओ इधर आओ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। मेरे भाई बॉन्ड कितने तरह का? दो तरह का। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड कितने तरह का? दो तरह का। कौन कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा कौन सा होता है? डाइपोल बेस फोर्सेस। मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का? दो तरह का। कौन कौन सा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग कितने तरह की? दो तरह की। शेयरिंग कितने तरह की? दो तरह की। एक कौन सी होती है? इक्वल शेयरिंग। एक कौन सी होती है? इक्वल शेयरिंग। और एक मेरे भाई कौन सी होती है? अनइक्वल शेयरिंग। एक होती है इक्वल शेयरिंग, एक कौन सी होती है? अनइक्वल शेयरिंग। एक कौन सी होती है? इक्वल और एक कौन सी होती है? अनइक्वल शेयरिंग। एक कौन सी होती है? इक्वल और एक कौन सी होती है? अनइक्वल। चलिए इक्वल शेयरिंग। मान लो एटम ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। एटम ए के डब्बे में अगर मैं तुमसे बात करूं एक इलेक्ट्रॉन है, और एटम बी से इसको बेहद बेइंतहा बेशुमार मोहब्बत है। कहता है तुम्हारे पास भी देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। क्यों ना हम एक दूसरे को देखें, मुस्कुराएं और करीब आए, और फाइनली हम क्या बनाए? एक इलेक्ट्रॉन तुम लगाओ, एक इलेक्ट्रॉन मैं लगाता हूं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लगा के
बॉन्ड बनाते हैं। बी को भी कोई एतराज नहीं था। बी ने कहा मैं भी एटॉमिक स्टेट में हूं, ए ने कहा मैं भी एटॉमिक स्टेट में हूं। बी ने कहा मेरी भी एनर्जी ज्यादा है, ए ने कहा मेरी भी एनर्जी ज्यादा है। बी कहा इसी वजह से मैं रिएक्टिव हूं, ए ने कहा मैं भी रिएक्टिव हूं। बी ने कहा मेरी सेलेक्टिविटी बहुत कम है, ए ने कहा मेरी भी सेलेक्टिविटी बहुत कम है। बी ने कहा मेरी स्टेबिलिटी बहुत कम है, ए ने कहा मेरी भी स्टेबिलिटी बहुत कम है। इन्होंने कहा जब सारे गुण हमारे मिल रहे हैं तो हम एक दूसरे से अलग क्यों रहे, हम क्यों रहे एक दूसरे से जुदा, हम क्यों ना एक दूसरे के करीब आ जाएं, क्यों ना हम एक दूसरे के पास आ जाएं, क्यों ना हम एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएं। और मेरे भाई ओवरलैपिंग हुई और यहां पे फाइनली एक ऑर्बिटल इन दोनों ने मिलकर बनाया, जिसको हमने क्या कहा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोला हमने, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चूंकि ये एटम दोनों ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया, इस एटम ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया, तो हमने इसको कहा बॉन्डिंग। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है, जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से दोनों के ऑर्बिटल एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं मेरे भाई, दोनों के ऑर्बिटल एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने इस ऑर्बिटल को नाम दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ऐसा ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूल बनाने का काम कर रहा है, रिपीट सुनो यहां पे, एक ऐसा ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम कर रहा है, मिलाने का काम कर रहा है बाय फॉर्मिंग अ बॉन्ड। एक ऐसा ऑर्बिटल जो दो रिएक्टिव एटम को मिला के मॉलिक्यूल बना रहा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने नाम दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। प्यार से आलसी लोग इसे क्या कहते हैं, BMO, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जरा गौर से सुनना, यह थी इक्वल शेयरिंग। इसने कहा एक इलेक्ट्रॉन तुम लगाओ, एक इलेक्ट्रॉन मैं लगाता हूं और हम बॉन्ड बनाते हैं। बना लिया इन लोगों ने बॉन्ड। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो, एक होती है अनइक्वल शेयरिंग, और अनइक्वल शेयरिंग से बनता क्या है बेटा, अनइक्वल शेयरिंग से बनते हैं दो बॉन्ड। अब अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, एक होता है, एक तो बना सिंगल बॉन्ड जो बन रहा है, एक सिंगल बॉन्ड बना और एक डबल बॉन्ड बना। तो सिंगल वाले केस में अलग नाम देंगे और डबल वाले केस में अलग नाम देंगे। मतलब अनइक्वल शेयरिंग भी क्या होगी, दो तरीके की। बॉन्ड कितने तरीके का, दो तरीके का। वीक बॉन्ड कितने तरीके का, दो तरीके का। मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरीके का, दो तरीके का। एक होता है ट्रांसफर, दूसरी शेयरिंग। शेयरिंग कितने तरह की, दो तरीके की, एक इक्वल शेयरिंग और एक अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग कितने तरह की, वो भी दो तरीके की। एक होता है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, यानी सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, यानी एक को हम कहते हैं सिग्मा डेटिव, एक को हम क्या कहते हैं, सिग्मा डेटिव, और एक को हम क्या बोलते हैं, पाई डेटिव। क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, पाई डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी, पाई डेटिव बॉन्ड। यहां पे एक को हम कहते हैं सिग्मा डेटिव और एक को हम कहते हैं पाई डेटिव। एक सिग्मा डेटिव है और एक पाई डेटिव है, यानी कि बॉन्ड कितने तरीके का, दो तरीके का, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक वीक बॉन्ड। अगर हम आगे चल के बात करते हैं कि मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरीके का, दो तरीके का। एक ट्रांसफर से, एक शेयरिंग से। शेयरिंग कितने तरह की, दो तरीके की, एक इक्वल शेयरिंग, एक अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग भी कितने तरीके की, दो तरीके की, एक सिग्मा डेटिव, एक पाई डेटिव। सिग्मा डेटिव को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिग्मा डेटिव को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वहीं पाई डेटिव को क्या बोला जाता है, बैक बॉन्ड। क्या बोला जाता है, बैक बॉन्ड। क्या बोला जाता है, बैक बॉन्ड। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी, बैक बॉन्ड। क्या बोला जाता है, बैक बॉन्ड। क्या बोला जाता है, बैक बॉन्ड। क्या बोला जाता है, बैक बॉन्ड। अब ये सारी चीजें समझो। सर इसे क्या बोला जाता है, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड था। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू पर्टिकुलर एटम इज नोन एज व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग से बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग से बनता है। वहीं अगर मैं बात करूं कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है, इक्वल शेयरिंग से। समझ रहा हो मेरी बात को। अब जरा गौर से यहां पे समझना, पहला सवाल तो यह था कि आयोनिक और कोवेलेंट में ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा है। तो जवाब यह आया, ना आयनिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ना कोवेलेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। दोनों इक्वली मतलब कहा जाता है कि मतलब कुछ केसेस में आयनिक स्ट्रॉन्गर है, कुछ केसेस में कोवेलेंट। अब दूसरा मिथ क्या निकल के आता है कि कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में अंतर बताओ।
कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में अंतर बताओ। तो मेरे भाई यहां पे जरा केसेस पहले समझते हैं कि कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट के अंदर देखो, यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं, एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक्चुअल में इसको क्या बोला जाता है, सिग्मा डेटिव बॉन्ड। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, सिग्मा डेटिव बॉन्ड। पाई डेटिव बॉन्ड किसे बोला जाता है, बैक बॉन्ड को। तो सुनो जरा गौर से, यहां पे मान लो ये एक एटम ए था और ये एक एटम बी था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। इन दोनों ने क्या कहा कि चलो हम एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और फाइनली बॉन्ड बनाते हैं। ऐसा करते ही जरा गौर से देखना, ए और बी ने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। ए और बी ने क्या कर लिया मेरे भाई, बॉन्ड बना लिया। और ये इनका जोन जो है इसे हम कहेंगे ओवरलैपिंग जोन। ये क्या है, ओवरलैपिंग जोन। क्या है बोलो जल्दी, ओवरलैपिंग जोन। ठीक है, जरा गौर से समझना, ये कंडीशन कब की है, ये कंडीशन बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन की है। ये क्या कंडीशन किसकी है, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये कंडीशन कब की है, अगला वाला जो मैंने लिखा है, दैट इज आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोलो जल्दी, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन किया और ये किसकी है, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब समझो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जब हम चर्चा करते हैं, मान लो एक एटम ए था, मान लो मैंने कह दिया एटम एक्स था और एक एटम था वाई। एक्स के पास खूब सारा इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्स के पास क्या है, मान लो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और वाई के पास खाली कटोरा है। क्या है बोलो जल्दी, खाली कटोरा है। वाई के पास क्या है, खाली कटोरा है, खाली कटोरा। अब समझना, एक्स के पास भगवान का दिया हुआ खूब सारा इलेक्ट्रॉन है और वाई के पास खाली कटोरा है। एक्स का मन करता है बॉन्ड बनाने का, अरे सब कुछ इलेक्ट्रॉन ही थोड़ी होता है यार, एक साथी भी तो चाहिए। भगवान का दिया हुआ माना इसके पास खूब सारा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको एक साथी चाहिए जिसके साथ ये खुश रह सके, जिसके साथ ये अपने दुख दर्द बांट सके। मेरे भाई इसने इच्छा जताई कि काश मुझे कोई ऐसा मिल जाए, काश कोई मुझे ऐसा मिल जाए जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे इलेक्ट्रॉन देने से बिल्कुल मना नहीं करूंगा। बशर्ते शर्त यह है कि वो मेरे मतलब इस वर्चस्व को, मेरे इस बॉन्ड फॉर्मेशन वाली भावना को संभाल ले। उसको तलाश थी बड़े दिनों से, कोई ऐसे एटम उसे मिले। अचानक से उसकी नजर में उड़ते उड़ते खबर आई, कानों में सुनाई दी, नजर में दिखाई दी कि वाई नामक स्पीसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, काफी तरस रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए। एक्स ने तुरंत इरादा अपना बना लिया। एक्स ने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए वो वाई का साथ नहीं छोड़ेगा। वो वाई के पास गया और तुरंत कहता है मैं तेरी भर दूंगा, अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम बस अपना ऑर्बिटल लेके आओ तो सही मेरे करीब। हम दोनों एक दूसरे को, मेरे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और तुम्हारे पास खाली कटोरा, मुझे तो तलाश ही थी कि कोई ऐसा मिले जिसके पास खाली कटोरा हो, मैं उसमें अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दूं और हम दोनों एक दूसरे के लिए जन्मों जन्मांतर के लिए एक हो जाए और दुनिया में लोग हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जाने। कि देखो कितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, कितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन है। मेरे भाई वाई ने भी बिल्कुल ऐतराज नहीं जताया, वो भी बिल्कुल तुम्हारी सोच का इंसान था। उसने बिना देर किए हुए एक्स से वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया। अब एक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के किसको दिया है, बोलो जल्दी, वाई को दिया है। एक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के किसको दिया है, वाई को दिया है। इसीलिए हम इसको टू फिश हुक एरो से, किससे, टू फिश हुक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बता रहा है कि एक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के किसे दे दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स और वाई वाले ऑर्बिटल के बीच में दे दिया इलेक्ट्रॉन पेयर। तो सर इसको एक बात मुझे बताइए, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इसके सर पे पॉजिटिव और इसके सर पे नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है और एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है और एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, तो इसके सर पे पॉजिटिव, इसके सर पे नेगेटिव। तो आप दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं बात करूं बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर तुम देखोगे तो तुमको इनके बीच में क्या नजर आएगा, अंतर नजर आएगा। यहां पे देखो जरा गौर से, यहां पे समझने की कोशिश करो। एक्स और वाई के बीच में अगर मैं बात करूं, जब बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड बनने के बाद ये कैसे नजर आएंगे, ऐसे नजर आएंगे। देखो यहां पे इनके अंदर भी वही ओवरलैपिंग जोन आ चुका है।
यही ओवरलैपिंग जोन आ चुका है या नहीं आ चुका है, ये मुझे बताइए। ओवरलैपिंग जोन यही आ चुका है। अब अगर मैं बात करूं बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, जरा गौर से देखो। बिफोर देखो, बिफोर दोनों में क्या था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे के करीब आए और इन्होंने बॉन्ड बनाया। बिफोर इसमें क्या था, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और खाली कटोरा था। ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये अपना खाली कटोरा लेके आया। इन दोनों में क्या हुई, शेयरिंग हुई। इन दोनों में क्या बना, बॉन्ड बना। बॉन्ड बन गया, पक्की बात है। और जैसे ही बॉन्ड बना कुछ ऐसा नजर आने लगा। लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन क्या इसके अंदर भी ओवरलैपिंग जोन आ रहा है और इसके अंदर भी ओवरलैपिंग जोन आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसको घूरो और इसको घूरो, इसको घूरो और इसको घूरो। मैं बीच में रुक जाता हूं 1 मिनट के लिए। अरे घूरो यार, एक तरफ इसको देखो, इसको देखो। अरे दोनों जगह ओवरलैपिंग जोन आ रहा है या नहीं आ रहा है? दोनों जगह। अब तो इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए या नहीं आ गए लल्ला? यानी कि मैं एक लाइन बोलता हूं, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन, आफ्टर फॉर्मेशन आप उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब एक लाइन बोल रहा हूं, बोलो बोलो, क्या बोलो, बोलो बोलो। कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो डिफर्स ओनली इन मोड ऑफ फॉर्मेशन। किसमें वो डिफर करते हैं? ओनली इन मोड ऑफ फॉर्मेशन। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन दे बिहेव एज सेम। ये दोनों एक तरीके से एक जैसा ही बिहेव करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं यहां पे एक लाइन लिखता हूं, देखो जरा गौर से। वो लाइन क्या है? बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, सॉरी ऐसे लिख देते हैं। यहां पे क्या लिखते हैं, बोलो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड differs in bond formation, differs only in, differs only in, only in mode of formation, only in mode of bond formation, only in mode of bond formation. After formation, comma, after formation, after formation, they behave as, they behave as, they behave as same. After formation, you cannot differentiate between them. After formation, वो एक जैसा बिहेव करेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड केवल मोड ऑफ फॉर्मेशन में डिफर करते हैं। बनने के बाद आप उनके अंदर अंतर नहीं बता सकते। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, आज हमने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सीखी। हमने पोटेंशियल एनर्जी कर्व पढ़ा, हमने बॉन्ड के बारे में जाना, हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में जाना। इसके बाद हम आगे लेटर ऑन और भी सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, और भी सारी चीजें करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर की यहीं पे होती है समाप्ति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इतनी देर अपना कीमती समय देने के लिए, अपनी एनर्जी लगाने के लिए, अपना आलस्य त्यागने के लिए, कड़ी मेहनत करने के लिए, आईटीएन एनआईटीएन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक मेहनती इंसान बनने के लिए, और इन सब के बावजूद यहां तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चलिए बाय बाय। एंड एक चीज कहेंगे, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। बस कहा जाता है ना कि एक चीज समझो कि मेहनत करने वालों की ना कभी हार नहीं होती है। मेहनत उस चिड़िया का नाम है जो कि आपको नया आयाम देगी, नई ऊंचाई देगी। आज नहीं तो कल देगी, कल नहीं तो परसों देगी। ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, बट वी पीपल हैव टू ऑलवेज वेट फॉर राइट टाइम। समुद्र में उठने वाला जो ज्वार होता है और जो समय होता है, वो कभी किसी के लिए इंतजार नहीं करता है, लेकिन हम इंसानों को सही समय का हमेशा इंतजार करना पड़ता है। और समुद्र में उठने वाली लहरें कितना हो ताकतवर, याद रखना बेटा, आके उनको गिरना किनारे पे ही है। तो लगे रहिए बस। चलिए इसी के साथ बाय बाय। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं।